हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2011 का टीजीटी में पूछे गए प्रश्न को आज हम हल करेंगे। ठीक, जो विषय क्या है, अध्यायवार होगा और विश्लेषण सहित व्याख्या सहित होगा। ठीक, जो ये हल प्रश्न पत्र है, ठीक, कला का। और ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा चयन परीक्षा कह रहा है कि मतलब ये टीजीटी का, ध्यान दीजिएगा, ये टीजीटी में पूछा गया है सन 2011 में। तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। और इसके पिछले जो हम हैं, देखिए 2021 का पेपर, 2016 का पेपर और 2013 का पेपर हल करा चुका है, मतलब हल करा चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे कौन सा, 2011 का पेपर। ठीक, चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। क्या चीज़ है पहला प्रश्न, उसको देखते हैं पहले अच्छे से, तब आगे की तरफ फिर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रागैतिहासिक काल से पूछा गया प्रश्न है ये। कह रहा है कि सिंगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलती जुलती है? बताइए, बाघ से, बादामी से, अजंता से कि एलोरा से? तो इसका आपको जवाब देना है सी, किससे मिलती जुलती है? अजंता से। ठीक, यहाँ पर अजंता आपको ठीक मानना है। और आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या चीज़ इसमें दी हुई है, तो इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप इसको भी बढ़िया अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखिए जो प्रश्न हम पढ़ते हैं, हमको इसमें जो 125 क्वेश्चन से नहीं मतलब है। ध्यान दीजिएगा, हमें जो इसमें 125 नहीं, हमें मतलब कितना है हम आपको बता रहे हैं। हम 125 तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ जो नीचे दिया हुआ है इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो हमारे तकरीबन 500-600 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए इसमें से एक क्वेश्चन पूछा, अब इसमें से जो मिलता सिगरियाँ 5वीं शताब्दी में क्या है, कश्यप था, कैसे थे, कौन थे, 9-10 में क्या थे, तो इसे कई प्रश्न बनने की संभावना है। तो आपको अच्छे से जो है, अच्छे से इस चीज़ को कवर करते हुए चलना है। ठीक, चलिए। तो कह रहा है कि सिगिरिया गुफा के चित्र अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई और उस समय वहां कश्यप प्रथम का शासन था। सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धगम से मिलता है। और विवेचकों के अनुसार अजंता की गुफा नंबर 9 और 10 के चित्र क्या ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनंतर ही माने जाते हैं। चलिए, इस तरह से आपको ये चीज़ क्या है, क्लियर होगी चली जाएगी और अच्छे से आप कवर करते भी चले जाएंगे। फिर अगला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 9, 8, ठीक, और 17। तो आपको फटाफट आंसर देना है। बाघ में 9 गुफा है। ठीक, कितनी है? 9 गुफा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनके बारे में देखते हैं। कह रहा बाघ गुफाओं की कुल संख्या 9 थी। यह मध्य प्रदेश के धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। और बौद्ध धर्म को यह दर्शाता हुआ इन 9 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 5 गुफा क्या है, शेष है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या चीज़ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो बातें कर रहा है भीमबेटका, तो भीमबेटका की गुफा आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या चीज़ है, अब देखिए उससे संबंधित कुछ और नोटिस है कि भीमबेटका के खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है। ये गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उबेदुल्लागंज स्टेशन के मध्य में ये स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गंगा और यमुना। तो किसकी बात कर रहा है? होशंगा, तो संगा की है जो है नर्मदा नदी। किस नदी के तट पे है? नर्मदा नदी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट, वो तो है ही प्रश्न 125, लेकिन उससे संबंधित जो है
अब पढ़ेंगे तो एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न को अक्सर इर्द गिर्द पूछता है। जैसे मान लिया आज पूछ दिया, ठीक है, कि कहाँ पे हैं, किस राज्य में है, तो फिर पूछ सकता है अगली बार में वो पंचमढ़ी से कितने मील दूर है, या कैसे है, किस नदी के किनारे, ये मतलब इससे संबंधित चीज़ आपको यहाँ पर किस पहाड़ी पर है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जब पढ़े रहेंगे आप तो तुरंत उसमें क्या करेंगे, हल कर ले जाएंगे। ये सबसे मस्त इसका महत्व काम होता है। इसीलिए इसको हम क्या है आपको समझा रहे, यूट्यूब पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो प्रश्नों के साथ साथ समझाते भी चला, उसको बताए। लोग क्या करते हैं, सीधे प्रश्न को पढ़ेंगे और जो आंसर है फटाफट उसी को टिक लगा देंगे, वो भी नहीं, चारों नहीं पढ़ते हैं लोग। ये सब बड़ी गलती होती है, हमें रटना बिल्कुल नहीं। जब चारों पढ़ेंगे तब ना हमें समझ में आएगा, तो हम वही वही रटे रहेंगे, जाएंगे पेपर में थोड़ा सा वर्ड को बदल देगा, हम लोग कंफ्यूज होंगे, गलत करके चले जाएंगे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर में इटारसी जाने वाले मार्ग पर 2.5 यानी कि क्या कर रहा है, 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहां मनोहरी चित्रांकन हुआ है और इसमें जंगली भैंसा, घोड़े व हाथी जानवर आदि का चित्रांकन हुआ है। ठीक, इस तरह से आपको समझते हुए चलना है अच्छे से। अगला हमारा है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त और एडरसन। तो इसमें आपको फटाफट आंसर देना है पश्चिमी का जगदीश गुप्त। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ अब बढ़ते हैं। समझ में आया ना आपको, कौन थे? जगदीश गुप्त थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पे क्या चीज़ें दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़िए, समझना है, बढ़िया से समझिए। कह रहा, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक जगदीश गुप्त जी हैं। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में मानव ने गुफा चित्र करना शुरू कर दिया था और होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्र में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रांकन की क्या है, हमें प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? इसके बारे में देखना आपको, राजस्थान में है, बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में। तो बातें कर रहा है किसकी? भीमबेटका की। तो भीम की आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अब उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, कहाँ है और कौन इसका खोज किया है, ये सब चीज़ें हमें क्या है क्लियर होती चली जाएगी। चलिए देखिए, भीमबेटका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए कह रहा है कि भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकरकर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर भीतर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है और होशंगाबाद से भोपाल की जाने वाली रेल लाइन बरखेड़ा तथा उबेदुल्लागंज स्टेशन, पूछता है किस स्टेशन के? उबेदुल्लागंज स्टेशन के मध्य में स्थित है। सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होगी, तभी कुछ काम बनेगा। ठीक है, तो कोई भी लापरवाही कोताही मत करिए, अच्छे से पढ़िए। पूरा सेट हम आपको लाएंगे, टीजीटी का भी पूरा दिखा देंगे 2021 से लेकर, ठीक, 2021 से लेकर 1999 तक। और हम पीजीटी का, ये तो टीजीटी का है, और पीजीटी का भी हम आपको 2021 से लेकर 1999 तक आपको पूरा हम बताएंगे। ठीक, और इसका प्लास्टिक भी हम अच्छे से आपको कराएंगे। ठीक, तो आप लोग पूरा देखिएगा। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? किसकी बात कर रहा है? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में, मध्य पाषाण काल में। तो बातें कर रहा है मिट्टी के बर्तनों का, तो आपको फटाफट आंसर देना है नव पाषाण काल। ठीक, चलिए समझ लीजिए क्यों है ऐसा है, आगे चलिए देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन ने मानव को मिट्टी के बर्तन के लिए प्रोत्साहन किया। मिट्टी से बर्तन तथा अन्य वस्तुएं बनाना एक प्राचीन कला है और इस कला को कुम्भकारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुम्भकारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या चीज़ है। कह रहा अगला कि प्रागैतिहासिक शिला चित्र, ठीक, का विषय क्या था? आखेट था, पशु पक्षी था,
युद्ध था, उपरोक्त में से सभी था। तो अगर प्रागैतिहासिक की हम बात करेंगे तो उपरोक्त में से क्या था, सभी था। आखेट भी था, ठीक, और युद्ध भी था और पशु पक्षी, यानी कि उपरोक्त वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। चलिए कह रहा जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह प्रागैतिहासिक कला कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा नहीं मिलता है, बस वैसे ही अनुमानतः लगाया जाता है उसके जो जो अभिलेखों के अनुसार या पाए गए चीज़ों के अनुसार। प्रागैतिहासिक काल के मानव की गुफाओं भीमबेटका से मिलती हैं, जिससे विभिन्न काल में की गई चित्रकारी देखने को मिलती है। उच्च पाषाण कालीन चित्रों में भैंसा, हाथी, गैंडा, ठीक है, तथा सूअर के प्रमुख हैं जो मिले हैं, और एक चित्र में पशु का खेत करते हुए दिखाया गया है। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है, जिस पे चित्र बनाया जाता था। जो धरातल के बारे में पूछ रहा है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। पहले कपड़ा पे, शिला पे, कागज पर कि कैनवास पर। अगर प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, शिला हो जाएगा। ठीक, पत्थर जिसको बोलते हैं। देखिए उसके बारे में क्या चीज़ें दी हुई है, आगे तरफ हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव शिलाओं पर चित्र बनाते थे। इसके तहत पशुओं के आखेट, कुछ व्यक्तियों के चित्र हैं जिसमें मनोरंजन भी होता प्रतीक होता है, और इसके अतिरिक्त आदि मानव के अन्य कृतियां भी मिलती हैं। देश के विभिन्न भागों से आदि मानव द्वारा चित्रित चित्र मिले हैं, जिसमें भीमबेटका, होशंगाबाद आदि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न क्या है, चलिए ठीक है, 10 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या चीज़ें दी हुई है, तब इसके बाद हम आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। चलिए कह रहा है कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, बताइए। सतपुरा की पहाड़ी में, हिमालय की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी की, रामगढ़ की पहाड़ी में। अगर जोगीमारा की बात करें तो आपको किस में मानना है, रामगढ़ की पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे, रामगढ़ की पहाड़ी पे। ठीक, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। कह रहा कि जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर दो गुफाएं पास पास में हैं, जिसमें से एक गुफा सीता बोंगरा और या सीता लंगड़ा के नाम से फेमस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि घायल सुअर का चित्र कहाँ मिला। किसकी बात कर रहा है, घायल सुअर के चित्र का बात कर रहा है। तो मिर्ज़ापुर से मिला, कि बेल्लारी से मिला, कि मानिकपुर से मिला, कि अमरनाथ से मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर से। कहाँ से मिला था, मिर्ज़ापुर से मिला था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के भलडरिया नामक पहाड़ी क्षेत्र से घायल सुअर का आखेट मिला। ठीक, सुअर के आखेट का चित्र हमें प्राप्त हुआ था। ओके, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, कि ध्यान से चीज़ों को समझिए। अभी प्रागैतिहासिक काल से प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि 12 नंबर, इसको पढ़िए आप, कि पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश मिलाने का श्रेय, ध्यान दीजिएगा, किस विद्वान को प्राप्त है। प्रकाश मिलाने का श्रेय की बात कर रहा है। डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगट, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट आंसर देना है कि डीएच गार्डन। कौन, डीएच गार्डन साहब। ठीक है, चलिए अब डीएच गार्डन जी के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं, तब हम आगे तरफ बढ़ेंगे। फिर पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन नामक विद्वान को प्राप्त है। 1936 ईस्वी में इन्होंने पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्र सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किमी दूर स्थित है, और यहाँ से गुहावासी मानव की चित्रकारी अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। अगला क्या चीज़ दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। पहले कह रहा है कि धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है।
धार जिले की बात कर रहा है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो आपको फटाफट आंसर देना है। अगर धार जिले का पूछता है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें दी हुई हैं। चलिए, कह रहा बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। सर्वप्रथम इन गुफाओं का परिचय का विवरण 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने बम्बई से प्रकाशित किया और इन गुफाओं के चित्रों का 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल C.E. लुआर्ड ने निरीक्षण किया और इसके पश्चात ये चित्र संसार के समक्ष आए। और ये गुफाएं विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बाघनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले। बातें कर रहा है बाघ में सर्वाधिक चित्र किस में मिले, पहली व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली व पांचवी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है, जो है दूसरी और चौथी। कौन सी, दूसरी और चौथी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तब आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। बाघ की दूसरी व चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं। बाघ गुफा में 7 गुफाओं के चित्र लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल गुफा संख्या 4 व 5 के कुछ चित्र बने हैं और वे भी अब क्षत विक्षत अवस्था में हैं। चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग से प्राप्त हैं और बाघ में 9 गुफाएं हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक या अंतिम उत्तर कुंजी में इसको 20 सही माना था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे देखते हैं तीसरी चौथी। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। यह आगे आपका सन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें दिया हुआ है। कह रहा है कि भीमबेटका की खोज कब हुई। किसकी बात कर रहा है, खोज की बात कर रहा है। 1958, 1957, 1950 और 1959। तो आपका आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में। ठीक, चलिए अब आगे तरफ देखते हैं अगले पेज पे क्या दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। समझिए, भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णुधर वाकरकर को है। 1958 ईस्वी में इन्होंने उसकी खोज की। भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर वरखेड़ा तथा उबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य में स्थित है। ये कई बार कर रहा है नोटिस, आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा है तो देखते हैं। अगला हमारा शुरू हो रहा है भारतीय ऐतिहासिक काल से। ठीक है, चलिए क्या प्रश्न है कि बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। अगर बादामी के अगर आपसे करता है तो आपको कर्नाटक मारना। क्या मारना है, कर्नाटक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या हमारा है इसमें। देखिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। बादामी, जिसका पूर्व नाम वातापी था, कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला के एक तालुका है और यह 540 से 757 ईस्वी में बादामी चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। और यह अपने पाषाण शिल्प के मंदिरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए प्रश्न को समझिए उसके बाद आंसर दीजिए, देखिए कितना सही हो जाएगा आपका। बात कर रहा है कि सित्तनवासल गुफा, ध्यान से दीजिएगा, सित्तनवासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। देखिए ये जो प्रश्न है अक्सर विवादित हो जाता है। अगर आप रीता प्रताप में आप कृष्णा नदी पाएंगे, क्योंकि कृष्णा नदी को मैप में दिखाया नहीं गया है। बात समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखते हैं इसमें तो यही है, कृष्णा नदी आयोग ने माना है। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। ध्यान से देखिएगा इसको भी।
क्या पांड्य राजवंश 7वीं शताब्दी में से 9वीं शताब्दी तक राज पल्लव भंजन मरवन क्या मरवन राजसिंह ने पल्लव को क्या कूटनीतिक से छीड़ किया था, और सित्तनवासल की गुफा दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पदुट्टुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल में स्थित है। नोट कह रहा है सित्तनवासल गुफा डॉक्टर रीता प्रताप किताब के अनुसार कृष्णा नदी तथा मैप और कोट के अनुसार कावेरी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि जो है ये जो आयोग अभी रीता प्रताप के अनुसार चलता है, तो ये जो कृष्णा नदी माना है, लेकिन मैप व चार्ट में अगर हम लोग देखें तो कावेरी नदी किनारे हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हल करिएगा। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को है? रंग महल जिसमें ज़्यादातर चित्रकारी की गई थी उसी को रंग महल कहा जाता है। बातें हैं चौथी, पांचवी, तीसरी और पहली, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चौथी गुफा को क्या कहते हैं? रंग महल के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बाघ गुफा में चौथी गुफा को संगम क्या संग महल के नाम से भी जाना जाता है। रंग महल नहीं होना चाहिए, संग नहीं, रंग महल होना चाहिए। ठीक है, रंग महल। बाघ गुफा अनेक नामों से प्रचलित है, जिसमें प्रथम गुफा का नाम गिरि गुफा, पहली गुफा है आपकी गिरि गुफा, दूसरी गुफा आपकी गुसाई गुफा, और पांचवी जो है पंच पांडु की, अच्छा सॉरी, जो दूसरी गुफा है गुसाई और पांच पांडु दो नाम से पुकारा जाता है, और तीसरी जो गुफा है हाथी खाना है, चौथी जो गुफा है रंग महल है, और पांचवी जो गुफा है पाठशाला के नाम से जाना जाता है, और छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं का मार्ग अवरुद्ध है। ठीक है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, वहाँ पे कोई चित्र भी नहीं दिखने को मिलता है। ठीक, चलिए इस तरह से पढ़ाई पढ़िए ताकि क्या हो, कई प्रश्न क्लियर हों। ठीक है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। कर बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? डेंजरफील्ड को है, अलेक्जेंडर को है, स्टेला क्रैमरिज को है, और क्या मर्रे हैं, मर्रे होगा। तो अगर बादामी की अगर बात करें तो बादामी का जो आपका सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी, स्टेला क्रैमरिज। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, स्टेला क्रैमरिज के बारे में। कह रहा है कि बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रैमरिज को है। चालुक्यों द्वारा बादामी में 4 गुफा मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से एक जैन धर्म है और 3 बौद्ध धर्म से संबंधित है। बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के आईहोल के निकट कर्नाटक में स्थित है। ये सब चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते हैं? सबको पता होगा कि सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल की करते हैं, नीम की करते हैं, बरगद की करते हैं, किसम्भे, ये करते थे आपके पीपल की पूजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तब आगे फिर अगला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ठीक, चलिए क्या रेडियो कार्बन सी के अनुसार, C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की सामान्यतः जो निर्धारित तिथि है 2350 से 1750 है, ईसा पूर्व माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और यह नगरी और कांस्य युगीन सभ्यता और यहाँ के निवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक, सन में विभाजित रहता है, किसी में 2550 से या 1750, 1750 सब में दिया था, लेकिन यही वाला शुरुआत का ही दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद तब इसको हल करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्या है। क्या है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? ध्यान दीजिएगा, किस धातु की, तांबे की है, पित्तल की है, कांसा की है, टीन की है, तो ये आपका सही हो जाएगा किसकी है, कांसे की है। चलिए आगे इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ें दी हुई है। और मोहनजोदड़ो से ठीक है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता या पशुपति नाथ की मूर्ति मिली। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है कि उसके आमने सामने आर्य बगल कौन है, ये भी क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए
अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। कह रहा सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी, बातें कर रहा है सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की कि चमड़े की। उसमें कितनी मिट्टी की थी। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। सैंधव सभ्यता की अधिकांश मूर्तियां काचली मिट्टी की बनी हैं। मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तियां की हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। कैसी सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। चलिए आगे तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, ध्यान से पढ़िए। चैत्य को कहा जाता है, चैत्य को क्या कहा जाता है? पूजा घर, निवास घर या गैलरी। सबको पता है चैत्य को पूजा घर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें दी हुई है। चलिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों में जो वर्ग व्यापारियों और धनिकों का था, उन्होंने अनेक कलापूर्ण भव्य स्तूपों का एवं विहारों का क्या निर्माण कराया। काले का चैत्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ के समान है। ठीक है, इतना महत्व हम लोग देते थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति ठीक किस खुदाई से प्राप्त हुई थी? रामगढ़ की, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो से कि लोथल से। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से दुशाला ओढ़े मूर्ति में प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कवर करिए कि मोहनजोदड़ो से अनेक प्रकार की रोचक मूर्तियां प्राप्त हुईं। इन मूर्तियों के एक योगी की मूर्ति है तथा एक पुजारी का सिर, इसमें भारी जबड़े और मोटे होंठ और भद्दे तस्तरी नुमा कान है तथा एक व्यक्ति की बैठी हुई सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये प्रस्तर निर्मित, साथ ही साथ नर्तकी के कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूछा था इस पेपर में कई साल में कि इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, कभी ये पूछ देगा तो कभी देखिए ये चीज़ पढ़े, जब आप पूरा जो पढ़ा होगा तो इस पेपर कई साल पेपर में फटाफट मान लिया होगा। ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, ठीक, ताकि कोई भी चीज़ फंस जाए, कहीं दूर हमसे ना जा पाए। ठीक है, तो कवर करिए अगला प्रश्न। कह रहा है कि बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, कह रहा है बौद्ध धर्म का मुख्य मंदिर प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। सबको पता है ये क्या है, बिहार। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे ज़्यादा चीज़ हमें बिहार से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा ही बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए होगी एक समय। बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर बोधगया बिहार में है, ठीक, से प्राप्त हुआ है। यह बिहार मुख्य बिहार या महाबोधि बिहार के नाम से जाना जाता था पहले। इसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था और यहाँ पर स्थापित गौतम बुद्ध की मूर्ति किस अवस्था में, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, पद्मासन अवस्था में। और यहाँ पर बोधगया में बुद्ध जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और जातक कथाओं में वर्णित बोधि वृक्ष भी यहाँ है और एक विशाल पीपल का वृक्ष भी जो मुख्य क्या बिहार के पीछे स्थित है। ठीक है, इस नज़ारा क्वेश्चन आपका क्लियर होता चला जा रहा है। चलिए हम आगे तरफ अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा क्या प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं पहले। क्या अजंता एलोरा की गुफाओं का चित्र से, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? ये तो सबको पता होगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से, धर्म के बौद्ध क्या सॉरी ब्रह्मा धर्म दिया है। अरे बौद्ध धर्म क्या है, ये सिर्फ ओनली बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे उसमें हम लोग जिक्र करते हैं इसके बारे में, थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। कह रहा अजंता की गुहा मूर्तियाँ एवं भित्ति चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मूर्तिकला की अपेक्षा चित्रकला के क्षेत्र में बौद्ध कलाकारों का दूसरा ही दृष्टिकोण रहा है। गुप्त काल से पूर्व बौद्ध कला की परंपरा मूर्ति निर्माण में सुरक्षित रहती थी और तदनंतर वह स्थान चित्र कला ले लेती है। ठीक है, इतना अच्छा समय बौद्ध धर्म से बनाया गया है कि वास्तविकता देखने को मिलता है अजंता में जो चीज़ें बनाई गई है,
रियलिटी में कोई इसमें नहीं बना पाएंगे। ऐसे ऐसी चीज़ों को लोग बनाए अभी तक, सोचिए हैं कौन सा कलर यूज किए हैं लोग। ठीक है, चलिए अगर हम अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, अच्छे से समझिए कि वो कह क्या रहा है। जब तक हम प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक हमारा आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 16 में है, गुफा नंबर 1 में है, कि गुफा नंबर 10 में है, गुफा नंबर 17 में। बातें कर रहा है बोधिसत्व पदमपाणि की। अगर बोधिसत्व पदमपाणि की बात की जाए तो गुफा नंबर 1 में आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अजंता की पहली गुफा का निर्माण 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य हुआ। इस गुफा के अंदर अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें वज्रपाण, शिव जातक की कथा, पद्मपाणि बोधिसत्व, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत और श्रावस्ती का चमत्कार आदि चित्र हमें गुफा नंबर 1 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर आगे की तरफ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक में, काल्पनिक में, व्यवहारिक में, किनमें से कोई नहीं। अगर परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है तो को फटाफट आंसर देना है काल्पनिक। ठीक है, किसमें होगा? काल्पनिक होगा। इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। कह रहा कि अजंता के चित्रकारों ने भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को ही उपयुक्त समझा। इस मानसिक परिप्रेक्ष्य में उसने घृणा, क्रोध, श्रद्धा आदि के भाव को बखूबी दिखाया है तथा दृष्टा तक पहुंचाने में पूर्ण सफलता की प्राप्ति इन्होंने की है। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, 29 नंबर, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। समझिए कि एलोरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबको पता होगा ये अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में आपने कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, चीज़ों को समझिए। पहले इसमें हम समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। एलोरा का प्राचीन नाम इल्लापुर अंचल तथा स्थानीय लोग इसे बेरुल के नाम से जानते थे। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं बने हैं। ये 5वीं और दूसरी शताब्दी के बने हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं अगला क्या है, कवर करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए पहले तब करिएगा। कह रहा है कि एलोरा का मुख्य मंदिर कौन सा है? बातें कर रहा है एलोरा का मुख्य मंदिर बृहदेश्वर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। तो अगर एलोरा में प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं, डिस्कस करते हैं के बारे में। बादामी के, ठीक है, चालुक्य, बादामी के चालुक्य के बाद भूभाग पर राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। ये सब शासक हैं। इसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम 754 से 772 ईस्वी, ठीक, द्वारा शिव को समर्पित कैलाश मंदिर कैलाश का निर्माण कराया और एलोरा महाराष्ट्र और क्या है, औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को 31 है कि अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य में, वाकाटक में, गुप्त में कि कुषाण काल में? तो अगर अजंता की बात करें सर्वाधिक की, अगर अजंता में बात करेंगे तो हम लोग तो पाएंगे गुप्त काल में। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। चलिए आगे देखते हैं, ये गुप्त काल। ठीक, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें उसमें दी हुई है। कह रहा है कि अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है और अजंता की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और अजंता गुफा का सर्वश्रेष्ठ काल गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था?
गुप्त काल में हुआ था। फिर आगे क्या है, अमृता शेरगिल ने अपने स्टूडियो कहाँ बनाए? न्यूयॉर्क में, कनाडा में, पेरिस में, मुंबई में। ठीक है, तो इसको आपको फटाफट आंसर देना है कि अपना कहाँ बनवाई थी, वो सबको पता है कि पेरिस में, क्योंकि ये सब लोग जाने माने फेमस कलाकार हैं, सब लोग हैं। इनके बारे में तो आपको टोटली जानना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज़ें इनके बारे में जाननी है आपको है, क्योंकि बहुत फेमस कलाकार हैं लोग। ठीक, चलिए। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और भारत आगमन 1921 ईस्वी में हुआ और सन 1929 ईस्वी में शिमला में रही और सन 1929 ईस्वी से सन 1934 ईस्वी तक पेरिस में रहकर कला शिक्षा ग्रहण की और सन 1934 ईस्वी में ही भारत लौटने पर उन्होंने शिमला के समीप समर हिल पर छोटा सा अपना स्टूडियो बनाया था। ठीक है, जो भारत में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझना है। तो है, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ठीक, बाघ से मिलते हैं कि बादामी से मिलते हैं कि अजंता से मिलते हैं कि एलोरा से मिलते हैं? तो किससे मिलते जुलते हैं? ये अजंता से मिलते जुलते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा फिर अध्ययन करेंगे हम लोग कि ठीक, चलिए। सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई और इस समय यहाँ पे कश्यप प्रथम का शासन था और सिंघल की चित्रकला का इतिहास पूर्व दूसरी सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिगम से मिलता है। अजंता की गुफा 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अनंतर ही आते हैं, अतः तत्कालीन श्रीलंका की चित्रकला से ही इसका क्या है, समान दृष्टि गोचर होता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है इसको समझते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया आप सामने आपके, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अजंता की कौन सी गुफा की बात कर रहा है, कौन सी गुफा, ठीक, जिसमें आज भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं, किसमें आज भी हमें चित्र देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा है? ए में 1 3 8 5 6 2 7 8 11 6 19 20 या 1 2 9 10 16 17 6 या 21 25 23 13 18, तो आपको आंसर देना है सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 1 2 9 10 16 17 जो 6 गुफा हैं इसी में आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अजंता की 30 गुफाएं, सॉरी कर अजंता की जो 30 गुफा हैं, इन गुफाओं में 9वीं और 10वीं 19वीं 26 और 30वीं गुफा चैत्य गुफा है जहाँ पूजा की उपासना होती है। शेष गुफा साधु या बुद्ध भिक्षु को रहने का स्थान और 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली दूसरी 9वीं 10वीं 11वीं 16वीं 17वीं 19वीं तक 21वीं गुफा में ही रह गए थे। चलिए अब हम आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, कह रहा अजंता की किस गुफा में मरणोत्सन्न राजकुमारी चित्रित हैं? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 2। तो बातें कर रहा मरणासन राजकुमारी। तो मरणासन जो आपकी राजकुमारी थी वो किस गुफा में पाए थे? 16 नंबर गुफा में वो जो है मरणासन राजकुमारी का चित्रांकन किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग और इनके बारे में और क्या क्या चीज़ है। कह रहा है कि 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है, यहाँ से सप्त कुंड नामक जल भी दिखाई देता है जो बघोरा नदी का उद्गम है। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्रण मरणासन राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटाए अध खुले नेत्रों और शिथिल अंग सहित क्या है, अधलेटी है। बात समझ में आया आपको? चलिए तो हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन अगले पेज में है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग ध्यान से वीडियो को समझिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा और गलत भी नहीं होगा प्रश्न। कह रहा कि अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपि कहाँ प्रदर्शित हुई? ये प्रतिलिपि की बात कर रहा है।
जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन बनारसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में थे। ठीक है, चलिए हम आगे तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग जिक्र करते हैं। कह रहा है कि सन 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा और अजंता के चित्रों की इन अनुकृतियों को सीडी होम की क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। ठीक, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला चीज़ क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वाश तकनीकी, तैल रंग, पेस्टल रंग, फ्रेस्को तकनीकी। अगर हम अजंता की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेस्को तकनीक। कौन सी तकनीक होगी, फ्रेस्को तकनीक होगी। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अजंता के चित्र गुफा की दीवारों पर चित्रित है। ग्रिफिक्स महोदय के अनुसार अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है। यह तथापि इसमें मुख्यतः फ्रेस्को तकनीक का ही प्रयोग के लिए चित्रण हुआ है। ठीक है, चलिए कौन सा तकनीक हुआ ध्यान दीजिएगा आप लोग, तकनीक भी कई बार पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन 38 कह रहा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो अजंता की अगर हम बात करें सबको पता है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको पहले देख लेते हैं तब हम अगले तरफ बढ़ते हैं। अजंता महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता तक पहुंचने के लिए जलगांव जिले से फरदारपुर ग्राम से होकर जाना पड़ता है और यहीं पर अजंता से 2 मील की दूरी पर अजिंठा नामक ग्राम है जिसका मूल शुद्ध उच्चारण अजिंठा है और इस ग्राम के नाम पर ही गुफाओं का नाम अजंता पड़ा है। और अजंता की गुफाएं सेंट्रल रेलवे के औरंगाबाद स्टेशन से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर सतपुरा पहाड़ी में स्थित है। ठीक, तो अजंता के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं पूर्व मध्यकालीन चित्रकला। किसकी बात करेंगे, अब हम पूर्व मध्यकालीन चित्रकला की हम बात करेंगे। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन 39 नंबर क्या कह रहा है, कैलाश मंदिर के मध्य स्थित है। जो कैलाश मंदिर इसके मध्य में क्या चीज़ है, गणेश जी हैं, शिव पार्वती जी हैं, कि शिवलिंग है कि पार्वती जी हैं? तो सबको पता है शिवलिंग है। क्या है, पता होना चाहिए, शिवलिंग है। चलिए आगे देखते हैं। सब कॉमन क्वेश्चन है, बराबर पेपरों में आते रहते सिंपल है लेकिन गलती तुरंत हो जाता है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग चारों विकल्प या उसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं करते, इसीलिए सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। यही हमें परीक्षा से क्या है, कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का क्या है, अनूठा वास्तु है जिसे मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम ने निर्मित कराया था। इसके मध्य में शिवलिंग स्थापित है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसको हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यय, जो शरीर बना हुआ अंग बना हुआ, ये किस तरह का बना हुआ है? कोमल बना हुआ है कि स्थिर जकड़े बना हुआ है कि गतमय बना हुआ कि इनमें से कोई नहीं बना हुआ? अपभ्रंश की अगर हम बात करें स्थिर और जकड़े हुए बने हुए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम क्या चीज़ है इसमें। कह रहा है कि अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यय स्थिर और जकड़े हुए हैं और इस शैली के चित्रों में मानवकृतियाँ सवा चश्मे, ध्यान दीजिएगा चश्मे पूछता है तो सवा चश्म अपभ्रंश शैली मिलेगा आपका। और एक ही ढंग से बनी इनकी नाक का अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्या है उसको देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। राजस्थानी चित्रकला से है। क्या है, राजस्थानी चित्रकला। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर दत्तमन, गोवर्धन। कौन था इसका?
तो ये आपके थे ये निहाल चंद जी। कौन? निहाल चंद जी थे। चलिए इसके बारे में विशेष अध्ययन करते हैं हम लोग, क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक, चलिए कह रहा है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र था और नागरीदास की कविताओं को आधार मानकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। और बनी ठनी नामक इस चित्र को विश्व के सर्वाधिक चित्र लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा के समान क्या है माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम, अगला क्या है। अगला है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। किसकी बातें कर रहा है, पहले प्रश्न को समझिए। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम आपका क्या है बताइए। हिंदू शैली। कौन शैली नाम है? हिंदू शैली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो है दूसरा नाम क्या है? हिंदू शैली है। ठीक, चलिए अब हमारा अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए 43 नंबर क्वेश्चन को, कि मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी मानी जाती है। भागवत पुराण, भ्रमण गीत, सुपानुसारचर्यम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सुपानुसारचर्यम। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं पहले। कह रहा है कि मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र इसकी प्राचीनतम कृत सुपानसनाचर्यम सुपानसानाथ चरितम से मिलता है और इसका रचनाकार 1430 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अब ये मस्ट क्वेश्चन लोक कला से पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िए ये क्या चीज़ है। कह रहा है कि फड़ जो है किससे संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है कि आलेखन से संबंधित है कि मुगल कला से है कि पहाड़ी कला से है। अगर हम फड़ की बात करें तो क्या है, राजस्थान शैली से संबंधित। कहाँ से है? राजस्थान शैली से संबंधित है। अगला हम पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन हमारा क्या है 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए चलिए पहले इसको देख लेते हैं तब। फड़ चित्रकारी एक राजस्थानी लोक कला है। फड़ लंबे क्षैतिज कपड़े के पट पर चित्रित होते हैं और जिस पर भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग लोक देवता का चित्रण करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुधन को सुरक्षित रखना है। किसको? पशुधन को सुरक्षित रखना है। चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न नंबर क्या है 45 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन था। उदयपुर था, जयपुर था, अजमेर था कि कोटा था। किसकी बातें कर रहा है? मेवाड़ शैली की बात कर रहा है। तो मेवाड़ शैली आपकी हो जाएगी उदयपुर से। कहाँ से जाएगी? उदयपुर से। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें दी हुई हैं। कह रहा है कि मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। राजस्थानी चित्रकला की निम्न 4 शैलियाँ, जिनमें से अनेक शैलियाँ उपशैलियाँ पनपी और विकसित हुई है तथा प्रभावित हुई है। प्रमुख शैलियों मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। ठीक, जिसमें मेवाड़ शैली की प्रमुख केंद्र उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार शैली है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक, और राजस्थान। सबको पता है हवेली की अगर बात आ जाएगी तो आपको राजस्थान माने जाते हैं। क्या चीज़? राजस्थान ही मानी जाती है आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्या राजस्थानी की चित्रित हवेलियाँ विख्यात 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। और राजस्थानी अपनी हवेलियाँ के लिए प्रसिद्ध हैं और राजपूत मुगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, इसलिए हवेलियाँ को चित्रित करते थे लोग। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो अगले पेज में है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। तैल, टेम्परा, जली चित्रण, पेस्टल। तो कौन सा जाएगा? टेम्परा। टेम्परा माध्यम से चित्रित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। टेम्परा चित्र बनाने के लिए परंपरागत विधान टेक्निक है और आज भी प्रचलित है।
टेम्परा चित्रण की मुख्य विशेषता यह है कि संश्लेषण युक्त पदार्थ बाइंडिंग मटेरियल के साथ जलीय रंगों वाटर कलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? चित्रकला को किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? किसकी बात कर रहा है? रंगों का काव्य की बात कहा जाता है। मुगल को, राजस्थान को, कांगड़ा को, जापानी शैली को? तो ये हमारा सही हो जाएगा कांगड़ा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कांगड़ा शैली। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रंगों का काव्य मस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। और कांगड़ा के प्राचीनतर राजाओं में जो है कटोच, क्या है, कटोच राजा वंश का नाम मिलता है। और कांगड़ा कला के प्रणेता जो संसार चंद थे, और कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक स्वर्णिम का समय था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद था, गोवर्धन दास था, दशवंत था कि मंसूर था? बातें कर रहा है किशनगढ़ शैली का, तो किशनगढ़ शैली की अगर हम बात करें तो आपके कौन सही हो जाएंगे? ये वाला आपका सही हो जाएगा, निहाल चंद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र है। किशनगढ़ नगर की स्थापना 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह द्वारा की गई थी। और राजा जयसिंह साहित्य कला प्रेमी विद्वान राजा थे, और इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की थी। कितने? 33 ग्रंथों की रचना की। तथा कला के विकास में भरसक प्रयास किए, और प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद इन्हीं के दरबार में थे, और राज सिंह ने चित्रशाला का क्या प्रबंध किया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ठीक है, इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, तब आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। अगर जैन शैली की अगर हम बात करेंगे तो कल्पसूत्र आएगा। क्या आएगा? कल्पसूत्र आएगा। ठीक, जैन को अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कल्पसूत्र हैं। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कलम में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों में से एक शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित जैन तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है 51 नंबर। क्या कह रहा है कि नागरी दास के बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया है? सीता के रूप में, पार्वती के रूप में, राधा के रूप में कि नायिका के रूप में? अगर नागरी दास में जो बनी ठनी का अगर हम देखेंगे तो राधा के रूप में। किस रूप में? राधा के रूप में चित्रित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कवि चित्रकार भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह को है। सावंत सिंह नगरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, और नगरीदास ने बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? बातें कर रहा है किस से प्रभावित है, देखते हैं। मुगल शैली से, दक्षिण शैली से, पहाड़ी शैली से है कि अपभ्रंश शैली से? तो आपको आंसर क्या देना है? अपभ्रंश शैली से। किससे प्रभावित है? अपभ्रंश शैली से प्रभावित है। चलिए देखते हैं उसके बारे में अगले पेज पर। ठीक है, चलिए अगला पेज हमारा ही है। देखिए, राजस्थान में चित्रकला की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को भी रहा है। धर्म के समान राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान की गुर्जरता कहलाने वाली दक्षिण पश्चिम भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली या भ्रंश शैली के क्या रूप में विकसित हुई, जो आगे चलकर इसकी परंपरा में क्या हुई? राजस्थानी चित्रकला का
उद्भव और विकास हुआ। ठीक, चलिए इस तरह से उसका क्या होता है, विकास होता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है, तो वोसिल ग्रे, पर्सी ब्राउन, आनंद के कुमार स्वामी या एम.एस. रंधवा। तो आपको फटाफट आंसर देना है आनंद कुमार स्वामी जी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी जी। ठीक, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन अनंत कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया और उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूतानी और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो उसके बाद इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। ठीक देखिए 54 नंबर हमारा क्वेश्चन था कि कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध है किसके लिए। कोटा शैली की बात कर रहा है, पक्षियों के शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया या रागमाला। तो हमें जो है इसका आंसर देना है फटाफट, कौन सा, बी, कोटा शैली पशुओं के शिकार से किसे संबंधित, पशुओं के शिकार से संबंधित चित्रांकन किया गया। ठीक, चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है ध्यान से पढ़ते हैं पहले इसको, तब उसको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है क्या अगला, ध्यान दीजिए कि कोटा कला किसकी बात कर रहा है, कोटा कला के प्रमुख आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह। कौन है, राजा उम्मेद सिंह जी हैं, जो 1771 से 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई। उम्मेद सिंह को घुड़सवारी और आखेट का बड़ा शौक था, अतः उम्मेद सिंह कोटा झालवाड़ा मार्ग पर स्थित सघन वनों में शिकार करने जाया करते थे और चित्रकारों ने उम्मेद सिंह के रुचि के अनुरूप शिकार क्या चित्र बनाते थे, मतलब बनाए जाते थे इनके शासन के काल में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं, नायिका भेद, बारहमासा, आशुका या इनमें से कोई नहीं, जिसको हम कहते हैं बारहमासा। ठीक, क्या कहते हैं, बारहमासा। चलिए आगे देखते हैं हम। राजस्थानी चित्रकला शैली में बारहमासा तथा राग रागनियों के चित्रों का विशेष स्थान है। इन चित्रों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है और इनमें चैत्र से लेकर फागुन तक के माह का वर्णन किया जाता है, अर्थात 12 महीनों का इसमें क्या हुआ था, वर्णन किया गया था, इसलिए इसको बारहमासा भी कहते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा फड़ संबंधित है किससे, राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से, लघु कला से। तो किससे संबंधित है, ये राजस्थानी संबंधित है। ठीक है, राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे इसमें देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कह रहा कि फड़ चित्र एक वस्त्र पर बनाए गए चित्रकारी है। फड़ फेफड़ क्या है, फेफड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह कला भारतीय राजस्थान में अत्यधिक प्रचलित है और यह राजस्थान की लोक कला, यही क्या है, राजस्थान की लोक कला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा है बहुत बढ़िया प्रश्न, सब राजस्थान के ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है, किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, कंपनी शैली का, बंगाल शैली का, मुगल शैली का कि पहाड़ी शैली का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुगल शैली का। कौन, मुगल शैली का। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में थोड़ा सा। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा है और इस शैली के सर्वाधिक प्रभाव अकबर और जहांगीर के शासनकाल में पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको अगले पेज में देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा हाड़ा राजाओं की राजधानी रही, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बूंदी। तो आपका कौन सही जाएगा, ये बूंदी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बारे में हम विस्तृत वर्णन करते हैं, वो भी अच्छे से क्रम से। कह रहा कि हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी रही है। बूंदी राज्य की राजधानी जिस कस्बे में स्थित थी
उसको राजा राजदेव ने सन 1342 ईस्वी में बसाया था। उसके बाबा का नाम बुंदा था और उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम बूंदी रखा गया। राव रतन सिंह 1607 ईस्वी से 1631 ईस्वी को जागीर ने सर बुलंद राय की पदवी देकर सम्मानित किया तथा हाड़ा मुगल संबंधों को सुदृढ़ बनाया। भाव सिंह 1658 से 61 की लोकप्रियता ने बूंदी निवासियों को संगीत, काव्य और चित्रकला के परिलक्षित कर लिया। ठीक है, और आगे क्या हुआ, भाव सिंह के आश्रय में, ठीक है, किसके आश्रय में, भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना की। अक्सर पूछा जाता है रसराज किसकी है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है इसको पूछा। तो ललित कलाम और रसराज को आप लोग याद कर लीजिएगा कि रचना कला प्रेमियों तथा कलाकारों को प्रभावित किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दी हुई हैं। प्रश्न अगला हमारा क्या, अच्छे से पढ़िए क्या चीज़ है ये प्रश्न। 59 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, खूब अच्छे से इसको पढ़िए, उसके बाद तब आंसर दीजिए। कह रहा ढोला मारू, किसकी बात कर रहा है, ढोला मारू विषयक चित्र संबंधित है जयपुर शैली से, मारवाड़ मालवा शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली से। कौन से, मेवाड़ शैली से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है, थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट रहती है, बार बार हम कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। ढोला मारू विषय चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित है। इस शैली के अन्य प्रसिद्ध चित्र बारहमासा, राग रागिनी विषयक, प्रकृति का संतुलन चित्रण मेवाड़ शैली की विशेषता हैं जो अलंकारिक ढंग से चित्रित हैं। राजपूत काल में मुगल शैली से प्रभावित चित्र ग्रंथ में प्राचीनतम ढोला मारू 1592 ईस्वी में जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा बंगाल शैली आधुनिक कला से शुरुआत हो रही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या चीज़ है। प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद तब आंसर दीजिए। कह रहा है कि बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई, घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था ये, घनवादी थे। ठीक है, गगनेंद्र नाथ जी के बारे में है। आगे देखिए, बंगाल की लोक कला गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला में घनवादी क्यूजिज्म दिखाई देता है जिसमें चलयाम मान गतिशील आकृतियाँ बनी और भविष्यवाद संतुलन को दर्शाता है। जिसमें ये सब चीज़ें इस तरह से इन्होंने चित्रों का क्या किया, प्रयोग किया, घन का प्रयोग किया, इस तरह से शंकु का प्रयोग किया, ठीक, ऐसे त्रिभुजों का प्रयोग किया, ठीक, इस तरह से चीज़ों का प्रयोग किया, इसलिए क्या इसे घनवादी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारे असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है, कौन सा सही हो जाएगा बताइए, 20 है कि 22 है कि 21 है कि 17 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। कौन सा, 21। चलिए आगे देखते हैं। असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने 1921 ईस्वी में बाघ की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। आगे देखते हैं, अगला हमारा है कि भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। और भारतीय घनवादी की बात करेंगे हम तो कौन सही हो जाएगा, ये देखिए आपका सही हो जाएंगे गगनेंद्र नाथ। कौन, गगनेंद्र नाथ जी। चलिए आगे देखते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने घनवादी चित्र में चलायमान गतिशील आकृतियों का चित्रण किया और इसमें वे भविष्यवादी असंतुलन और गति दर्शाए हैं। और स्टेला क्रैमरिस ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। अगला हमारा है 63 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या चीज़ें कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए जो हम वीडियो बनाए हैं एक एक कलाकारों के बारे में, उसको गौर से आप लोग पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको उसमें से मिल जाएगी कि कलाकार के बारे में हम बताएं हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। 100% मैं लिख दे रहा हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं होगा। और एक एक कलाकार के बारे में
अच्छे से एक से लगाए 100, जितनी भी उसमें चीज़ें पॉइंट दी हैं सब क्लियर कर लीजिए ध्यान से, 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ये अबू पनाह मास्टर क्यों दिया गया था, इसको कहानी के तौर पर आप पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस और सैलोज मुखर्जी। तो आपको ये आंसर हो जाएंगे नंदलाल बोस जी। ठीक, आगे देखिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें होगा। चलिए आइए, कह रहा कि नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। आप मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध थे। सहज, सरल और निर्भिमानी वस्तु उस कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्चे मन से कला की साधना की थी और अपने माइकल माइकल एंजेलो जो थे वह राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां इन्होंने बनाए थे, जो क्या यूरोपियन कलाकार के फेमस चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्यन टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है। पेरिस में, जापान में, मुंबई में, कोलकाता में। तो इनके बारे में बताइए। आर्यन टैगोर तो आपके पेरिस में, कहाँ थे, पेरिस में इनकी हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कब इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ासांको, कोलकाता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। ये आयु के 67वें साल यानी अंतिम स्टेज पर साल में इन्होंने चित्रकारी का अध्ययन किया। 1926 के करीब कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों की स्याही में डूबोकर चित्रकारी शुरू किया। बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया और 1930 ईस्वी में उनकी चित्रकला चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई थी। कौन सी गैलरी थी, पेरिस की पिगाल की गैलरी में, पिगाल गैलरी में हुई थी, जिसका यूरोपीय प्रशंसकों ने बहुत ज़्यादा इसका क्या है समीक्षा भी इसको की थी। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से प्रख्यात है। कलकत्ता स्कूल से, बंगाल स्कूल से, पुनरुत्थान स्कूल से, पटना स्कूल से। इसका आंसर आपको फटाफट देना है कि कहाँ शुरू हुई थी, ये बंगाल से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी, बंगाल स्कूल से शुरू हुई थी। ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं, एक सेकंड, टेक्निकल एरर कुछ है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा 65 इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये था ना। चलिए, कह रहा कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जोड़ासांको, बंगाल में हुआ था। और अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय एवं पाश्चात्य की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दासता से मुक्त करा के एक नवीन मार्ग प्रदान किया और अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल की भी स्थापना की थी। ठीक है, ये सूत्रपात थे, पुनर्जागरण, इनको पुनर्जागरण काल भी इनके समय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है थोड़ा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ईवी हेवल को, राजा रवि वर्मा जी को, अवनींद्रनाथ टैगोर जी को, नंदलाल बोस जी को। अगर ये भारत यहाँ न लगाया होता, चित्रकला पूछता तो ईवी हेवल होते, लेकिन भारतीय जब लगा दिया है तो अवनींद्रनाथ जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अवनींद्रनाथ जी हो जाएंगे। ठीक, ऐसे समझिए चीज़ों को, यहाँ पर चीज़ों को भारतीय लगा देने से अवनींद्र जी हो गए, भारतीय नहीं रहते तो ईवी हेवल जी रहते। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ासांको के ठाकुर परिवार में हुआ और रविन्द्रनाथ उनके चाचा थे और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलार्डी से ली और अवनींद्रनाथ ने अपनी विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभ किया और अतः कहा जा सकता है कि वो आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है, अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। पहले कह रहा है कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का उपयोग किया। तकनीकी की बात कर रहा है, तैल, टेम्परा, वाश का पेस्टल, तो इन्होंने जो है वाश तकनीक का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा जिक्र करते हैं पद्धत के बारे में।
बंगाल स्कूल के कलाकारों की कृतियों में विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वास्तु पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन चीनी आलेखन का निश्चित रूप से मिश्रण से मिलता है और वास्तु पद्धति की बंगाल में अधिकांश चित्रकारी को अपनाया गया है। चलिए आगे अगले पेज में हम लोग देखते हैं अगला पेज में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से तो पूरा अच्छे से देखिए, समझिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो टॉपिक है एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। पाल की जहाँ से बात शुरू कर दें तो फटाफट बौद्ध धर्म से कर देना है, ठीक है। चलिए, पाल धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित था। फिर है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने की थी और इस वंश में धर्मपाल, देवपाल, रामपाल आदि हुए और पाल शासकों ने बौद्ध धर्म की संरक्षण प्रदान किया और पाल चित्रकला में बौद्ध धर्म की बहुलता भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाल शैली के संरक्षक कौन है? चालुक्य हैं, पाल शासक है, शुंग शासक है, चोल शासक है। तो इसके कौन है? पाल शासक ही इसके संरक्षक थे मुख्य रूप से। आगे देखिए, आगे है हमारा कि पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे जिसने धर्मपाल, देवपाल और रामपाल हैं और इसके दरबार में विभिन्न विद्वान निवास करते हैं, ठीक है, विभिन्न विद्वान निवास करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? कौन? रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल डे और पर्सी ब्राउन। कितनी बात कर रहा 1844 की। अगर 1844 में अगर आप जाएंगे तो रॉबर्ट गिल रहेंगे। कौन रहेंगे? रॉबर्ट गिल। ये सब बाद में ये सब कलाकार आते हैं जो आधुनिक वाले होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा सर्वप्रथम 1847 में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी और रॉबर्ट गिल द्वारा तैयार अजंता की प्रतिलिपियों को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश 1866 में क्रिस्टल पैलेस में अग्नि दुर्घटना से उक्त कृतियाँ क्या हो जाती हैं? जल के नष्ट हो जाती है। कुछ कृतियाँ ही बची रहती हैं, ठीक है। तो कई बार दो बार उसमें आग लगा था, ठीक है। अगला हमारा है मध्यकालीन चित्रकला से 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल काल का आरंभ हुआ था? किसकी बात कर रहा है? मुगल काल का आरंभ। हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू, इनमें से कोई नहीं। अगर मुगल शैली की अगर बात कर रहा है तो हिंदू और ईरानी शैली। कौन? हिंदू और ईरानी शैली। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल कला का जन्म हुआ और ईरानी शैली में मिश्रण रंगों का अभाव है और रंगों को प्राय सपाट भरा जाता था, उसमें छाया प्रकाश के उभार नहीं दर्शाया गया, जबकि मुगल शैली में छाया प्रकाश व पर्दाश के सिद्धांत का पालन हुआ है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या चीज़ है? 72 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कर उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ की बात कर रहा है। टर्की काक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह और इनमें से क्या है? सभी। अगर उस्ताद मंसूर की अगर बात कर रहा है तो इसमें से सभी हो जाएंगे। टर्की का भी, लाल समूहों का और मोर मोरनी का भी इन्होंने क्या किया था? जिक्र किया था, ठीक। चलिए देखते हैं। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ में तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, बाज पक्षी, जेब्रा, लाल पुष्प, मोरनी, नीलगाय, लंगूर, जंगली और स्ट्रॉबेरी आदि जो है इन्होंने चित्रित किया था, ठीक। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर। क्या है? शेख फूल सूफी सन। बात कर रहा है किसकी? शेख फूल सूफी सन, जिसने किसने चित्रित किया? मंसूर ने किया, आकारीजा ने किया, अब्दुल असमद ने किया कि बिशन दास किया? इनका चित्रण कौन किया था? आपको ध्यान से आंसर देना है। कौन किया था? बिशन दास किए थे। कौन किए थे? बिशन दास जी किए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला पेज क्या हमारा है?
उसका विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं, तब आगे तरफ फिर हल करेंगे। ठीक, चलिए। कह रहा है कि जहांगीर काल का श्रेष्ठ कलाकार बिशन-दास था और उसका नूरजहां का सही वाला चित्र श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके अलावा भारत कला भवन बनारस में संग्रहित शेख फूल क्या सूफी संत का चित्रण भी बिशन-दास का बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि आईने अकबरी की रचयिता कौन है? केशव हैं, अकबर हैं, अबुल फजल है कि दसवंत हैं? तो ए में आपका आंसर सही हो जाएगा सी, अबुल फजल है। कौन? अबुल फजल है। ठीक, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिया हुआ है कि अकबर के जीवन चरित्र आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी और इसमें अकबर के दरबार और उसके प्रशासन के बारे में चर्चा भी की गई है। ठीक है, उसके प्रशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद, बिहजाद, बिशन-दास और कौन? मंसूर। बाज के चित्र की अगर हम बात करें तो मंसूर ने किया था। कौन किया था? मंसूर ने किया था। ठीक, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ें कैसे किए हैं। मुगल बादशाहों में जहांगीर के समय के कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर कालीन चित्रकार पशु पक्षी तथा वनस्पति के चित्रण में सिद्धत था और तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेजा गया बाज पक्षी आदि विश्व का सुप्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा चित्रित है। बाज पक्षी का यह चित्र कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित। कहाँ पे है? कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है 76, कह रहा कि किसके संरक्षक में हमजा नामा चित्रण हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? इसमें का आपका 1 नंबर सही होगा, ए अकबर। कौन? अकबर। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसको अध्ययन करते हैं। हुमायूं के संरक्षक में दास्तान ए हमीर हमजा नामा की शुरुआत हुई तथा अकबर के समय में यह पूर्ण हुआ और दास्तान हमीर हमजा 1558 से 1573 ईस्वी में अकबर कालीन समस्त ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण है। इन चित्रों का निर्माण कितना है? ध्यान दीजिए, 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर सूती कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया है और सभी चित्र अहस्ताक्षरित है और इनमें से 360 कहानियां हैं जिन्हें अकबर कथावाचक के रूप में अंतपुर की बेगम को बड़े शौक से, ठीक है, आगे देखिए, बड़े जो है शौक से सुनाता था। और क्या चीज़ और है? अकबर ने इस कथा को 12 खंडों में विभाजित किया या कराया था और इसमें प्रत्येक खंड में 100 जुज मतलब 100 जुज और इस प्रकार से इसकी प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए थे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई डरने की बात नहीं है, बस पढ़िए और समझिए। अगला हमारा है कि दीन ए इलाही सॉरी बात हो रही किसकी? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। ये तो सबको पता होगा कि दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। और क्या चीज़ें हैं इसको बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा अकबर सभी धर्मों को सम्मिलित कर एक नए धर्म की विकसित करना चाहता था, इसीलिए उसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को चलाया। राजा बीरबल इसके प्रधान पुरोहित थे और अकबर ने उसे अपने 9 रत्नों में सम्मिलित किया था और बीरबल को ब्रह्मा उपनाम से भी कविता लिखते थे। बीरबल जो ब्रह्मा के उपनाम से कविता लिखते थे। ठीक है, अच्छे समझिए आप लोग, जितना समझेंगे उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किस शासन के काल में अपनी चरम प्रकाष्ठा पे पहुंची? मुगल चित्रकला की बात कर रहा है, अकबर के समय में कि बाबर के समय में कि जहांगीर के समय में कि शाहजहां के समय में? तो क्या हो जाएगा? ये लास्ट स्टेप चलती है जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। ठीक, चलिए
अगले पेज पे देखते हैं, वर्णन करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, तब अगला क्वेश्चन चयन करेंगे फिर। चलिए, क्या है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची, और अकबर व शाहजहां की बात की जाए तो कहा जाता है कि अकबर का शासनकाल साहित्य व संगीत तथा शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ये सब चीज़ें क्रम से जब अच्छे समझे रहेंगे, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मुगल शैली में रंग किससे, मतलब किसके बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियां से, कि इनमें से कोई नहीं। अगर मुगल शैली में हम बात करेंगे तो खनिजों से, किससे? खनिजों से बनाए गए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, कह रहा है कि मुगल कालीन रंगों को 3 वर्गों में रखा जाता था। एक वनस्पतिक रंग, रासायनिक रंग और खनिज रंग। मुगल चित्रकला के रंग चमकदार, साफ और तथा अस्थायी थे। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ई माना, बाद में जाकर इसको बी माना। ठीक है, बाद में क्या माना था? इसको बी माना था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, और भी है कुछ, इसको देख लेते हैं पहले। खनिज रंगों में लाल हिरोजी तथा गेरू खनिज, नीला लेपिस लाजुली, पीला चमकदार हरताल, पीला गंदा रामराज, हल्का पीला मठमैला, मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया और हरा जंगाल या क्या शंखमद सब टेरावट इस कलर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, संग सब्ज, ये सब चीज़ें नए नए हैं, कुछ सब ध्यान से एक वर्ड को समझिए, ताकि क्या हो, कैसी भी तरह से क्वेश्चन आए हमारा मिस्टेक बिल्कुल ना हो। बार बार कहेंगे सब, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और टिक से है जो है गलत करके चले जाते हैं, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो हमें समय देना है, भरपूर देना है, ध्यान रहे। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, ठीक, और जहांगीर ने। तो इसमें आपको आंसर देना है फटाफट। कौन? मुगल शैली करें तो हुमायूं। चलिए, अब हुमायूं जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या चीज़ दिया हुआ है। मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। हुमायूं की मुलाकात तरवेज में 2 ईरानी चित्रकार ख्वाजा अब्दुल असमद सिराजी और मीर सैयद अली से हुई। अब्दुल असमद सिराजी पशु चित्रण के लिए पारंगत था। कौन? अब्दुल असमद जी। और मीर सैयद अली को ग्राम्य जीवन, ठीक है, करने में रुचि थी। इन दोनों चित्रकारों को हुमायूं अपनी सेवा में ले ली थी और चित्रकारी इन्हीं से करवाते रहते थे। फिर है आधुनिक चित्रकला से प्रश्न आ गया, तो बंगाल शैली था। अब आधुनिक कला, मुगल भी हुआ और आधुनिक कला के बारे में देखते हैं क्रम से। अगला हमारा है 81 नंबर क्वेश्चन, क्या है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन है? राम कुमार जी हैं, परमानंद चुयल जी है, गोवर्धन लाल जोशी हैं, कि मंजीत बाबा हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? परमजीत चुयल जी। ठीक, चलिए परमानंद चुयल। आगे देखते हैं। 1956 से 1960 ईस्वी के बीच चुयल ने भैंसों का गहरा अध्ययन किया और भैंसों को लेकर उसने बनाए गए चित्रों और रेखांकन ने भैंसों के कलाकार नाम से प्रसिद्ध किया। और इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रसिद्ध चित्रकृतियाँ इस प्रकार है: बूमन, आग, उदयपुर की गली, धरती की मिट्टी, दरारों से सरकती हवेलियाँ इत्यादि का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण सीखी थी ईवी हैवल से, अनंत कुमार स्वामी से, थियोडोर जॉनसन से और जी एन टैगोर से। तो इस सबको पता है थियोडोर जॉनसन, जो अगर आप जो है मेरा जो वीडियो है सबके बारे में, कलाकारों के बारे में हम जो दिए हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आप इस लाइन को जरूर पाएंगे कि तैल का माध्यम किससे सीखे थे? थियोडोर जॉनसन से। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण की विधा थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। उसके द्वारा प्रमुख चित्र इस प्रकार: वामन अवतार, भिक्षुणी, साधु मेनका, पक्षीदूत, गरीबी, बाल कंसूज, बुद्ध
भीष्म प्रतिज्ञा, मत्स्य गंधी, सीता हरण और श्री राम द्वारा समुद्र का मानभंग इत्यादि चित्रण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है 83 नंबर कि म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है। म्यूरल मतलब भित्ति चित्र दीवारों पे। तैयब मेहता, हुसैन जी, सतीश गुजराल जी, कंवल कृष्ण जी। तो आपका आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ और दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो अच्छे से क्लियर करते हुए आप लोग चलिए ताकि क्वेश्चन का हमारा की भी गलती ना हो। चलिए क्या चीज़ें हैं समझना है, जब समझे रहेंगे तो गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। यही तो हमारे सबसे अंदर चीज़ें होगा, जब हम समझे रहेंगे तो कहीं से भी प्रश्न बनाए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम सीरीज को नए नए तौर पे बना बना कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। व्याख्या कर रहा है कि सतीश गुजराल का सृजन व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा के रूप में उभरा था। बहुमुखी मतलब विभिन्न प्रकार के चित्रकार, मूर्तिकार, म्यूरल कलाकार और वास्तुविद के रूप में। मूक व बधिर गुजराल ने अपनी सृजन यात्रा के चरण में नई उपलब्धियां हासिल की। गूंगे थे और इसके प्रमुख चित्रों में मोहनजोदड़ो की संस्कृति, जश्न आज़ादी, आंधी की अनाथ और आदमी व मशीनात का चित्रण उन्होंने खूब किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। मुंबई में, जयपुर में, इंदौर में, पुणे में। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका देवलालीकर जो थे इंदौर से सीखे थे। कहाँ से, इंदौर से थे। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा चीज़ क्या है। कह रहा है कि मकबूल फ़िदा हुसैन, बात कर रहा मकबूल फ़िदा हुसैन एक आत्मदीक्षित चित्रकार थे। वह भारतीय कला के सिरमौर थे और इनका जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर के नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष तक देवलालीकरण पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद ये क्या मुंबई आ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अगला हमारा 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एस. हुसैन और इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर आंसर हो जाएगा के हैबर। कौन थे, के हैबर थे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार के हैबर, इनका जन्म 1912 में कर्नाटक के छोटे से गांव का कांटीगेरी में हुआ था और इनकी शैली कलात्मक थी और इनका मुख्य कार्य रेखांकन था। और हैबर भारतीय लोक कला संस्कृति के चिंतन के अध्येता माने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है 86 नंबर। कह रहा है कि हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है। दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली, कृष्णराज नृत्य। ये आपका था ई नंबर क्वेश्चन, सॉरी आंसर रहेगा दी फिल्म म्यूजिक वाला। एक सेकंड, दी फिल्म म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली। 86 नंबर क्वेश्चन। अच्छा इसको थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चलिए यही सही होगा, दी फिल्म ऑफ म्यूजिक, कन्फ्यूजन था। चलिए देखिए, ये विकल्प जो है क्या है, गलत लिख दिया है ये विकल्प, ध्यान दीजिएगा। दी फिल्म ऑफ म्यूजिक असित कुमार हलदार का है और उनका जन्म जो है 10 सितंबर 1890 ईस्वी में अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। 1914 में जोगी मारा की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। असित कुमार हलदार अपने चित्रों में जल रंग, तैल रंग, टेम्परा रंगों का प्रयोग किया और हलदार की मधुरता का स्मारक यही आपका था। कौन, दी फिल्म ऑफ म्यूजिक। ठीक है, इस विकल्प को मत जाइए, विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है चीज़ों को समझिए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल का साज सज्जा का कार्य किया था। जैसे ही पंडाल का नाम आ जाए, अधिवेशन का नाम आ जाए या क्या देश को आज़ादी के नाम आ जाए तो आपको किनको, नंदलाल बोस जी को कहीं से भी मान लीजिएगा। हम इसकी कहानी अच्छे से आपको वीडियो में दिखाए हैं, वीडियो को पढ़ेंगे आपको
सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत आपके क्या है दिमाग में चढ़ जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है। नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। इन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगे को भी हाथ में ले लिया। वे बापू की तरह स्वयं चरखा काटते थे और 37-38 में, ठीक है, 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर बनाए हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के साथ सज्जा में इन्होंने योगदान दिया था। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 88, क्या चीज़ है देखते हैं। कह रहा कि किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? असित कुमार हालदार, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? सी। क्या था? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इसमें कि राजा रवि वर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त है। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे का भाव भंगिमा को अंकित करते थे और राजा रवि वर्मा की आकृतियां में रंग पर मुख्य रेखाएं नहीं, और राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंगों की निरंतरता गजब की थी। और राजा रवि वर्मा अनेक चित्रों के आधार पर पौराणिक घटनाओं को पुनर्जीवित कर दिया और यहीं से उनका नाम विश्व श्रेष्ठ कलाकार में गिना जाती है। विश्व है, विश्व नहीं विश्व है। और राजा रवि वर्मा भारत के कला तीर्थ और धार्मिक है। और अगले पेज में देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, अगले पेज में देखते हैं क्या है। तो इस तरह से इन्होंने क्या है अपने जीवन काल में कलाओं को अपने स्थान दिया है। स्थलों में घूम घूम कर वहाँ की पौराणिक वेशभूषा रीति रिवाजों का अवलोकन किया स्रोत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए कुछ चीज़ें आपको दिख जा रही हैं, उसके परेशान मत होइएगा। देवी राज चौधरी कौन थे? बातें हैं किसकी है? देवी राज चौधरी की बात कर रहा है कि चित्रकार थे, गीतकार थे, मूर्तिकार थे, इतिहासकार। तो सबको पता है इनके बारे में, हम भी बताएं अच्छे से। ये आपके थे मूर्तिकार के रूप में। किस रूप में थे? मूर्तिकार के रूप में थे। अब देवी प्रसाद राज चौधरी जी, ठीक, मूर्तिकार थे। कला किसी की बपौती नहीं, ध्यान दीजिएगा इस कथन को। कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता। ये शब्द थे प्रसिद्ध कला शिल्पी देवी प्रसाद राय चौधरी के। देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला में भी अपनी विशेष रुचि थी और उनकी सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय, संघर्ष और कसमकश अलग अलग लिखे पहचानी जा सकती है। बहुत बड़े फेमस कलाकार थे, मूर्ति के क्षेत्र में ज़्यादा काम किए थे, मूर्तिकला के क्षेत्र में, इसलिए मूर्तिकला के रूप में फेमस भी ये हुए थे। कह रहा अगला कि देवी प्रसाद राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान पर संरक्षित है? आर्चर कला विथिका अहमदाबाद, धूमिल कला विथिका नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। जैसे यहाँ पे जो है आपका आधुनिक लगा दिया, ठीक है, देखिए नीचे दिया हुआ, लेकिन आधुनिक लगाने से ऐसा लेटेस्ट वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, कह रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी की प्रसिद्ध कृत मूर्ति शिल्प श्रम की विजय राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी अबुल फजल, आदेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ डे। तो अगर भारतीय चित्रकला की अगर हम बात करेंगे तो शैलेंद्र नाथ डे कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे थे। चलिए आगे हम देखते हैं। भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक शैलेंद्र नाथ डे हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। शैलेंद्र नाथ डे की उत्कृष्ट कृतियाँ भारत कला भवन में संग्रहित है। कहाँ पे? भारत कला भवन में संग्रहित है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा ध्यान से पढ़िए कि सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया था? सांथाल परिवार की बात कर रहा है। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय और असित कुमार हलदार। तो इसका आपका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए फटाफट, आप लोग ही बताइए। ठीक, नंद बाबू जी। चलिए देखते हैं नंद बाबू जी के बारे में। कह रहा है कि नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सन 1917 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकाता के गुरु रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्र नामक कला शिल्प
केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया और कला भवन में रहकर आपने अब आसपास के गांवों के चित्र बनाए जिनमें संथाल स्त्री पुरुष प्रमुख थे। कौन? संथाल स्त्री पुरुष प्रमुख थे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर। कह रहा किस प्रसिद्ध कलाकार ने हिमालय को चित्रित किया था? सतीश गुजराल, सूजा, वेंद्रे, निकोलस रोरी। तो ऑप्शन हो जाएंगे सही निकोलस रोरी। ठीक है, चलिए अगले एक तरफ हम बढ़ते हैं। क्या चीज़ है इसमें देख लेते हैं पहले, तब अगला हम क्वेश्चन पे हल करेंगे। निकोलस रोरिक रूस से आकर भारतीय प्रकृति दर्शन एवं संस्कृत से प्रभावित होकर यहाँ बस गए और उनकी दृष्टिकोण विश्व जाति था। उन्होंने हिमालय की अनेक छवियाँ बनाई। सूर्योदय, सूर्यास्त, कोहरा, तेज धूप, चांदनी रात में उन्होंने हिमालय के विभिन्न चित्र बनाए। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले चीज़ के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उनके बारे में देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अपनी अभिव्यक्त का विचार करता है। तो इसको आपको विकल्प देखना है। 4 विकल्प कौन कौन है उसके बाद तब आंसर फटाफट देना आपको है। चलिए देखते हैं। विकल्प है कौन कौन सा? जयशंकर प्रसाद, फ्रायड, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्रोचे। ठीक है, तो अगर जो है अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, अभिव्यक्ति की बात, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या चीज़ और है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। चलिए कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वरी की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध में मिलता है वही कथा है। फ्रायड के अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है और क्रूचे के अनुसार उस प्रत्येक महान ईश्वरी कला के प्रति मानव आह्लाद की व्यक्त करता है। ठीक है, इसमें आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अब हमारा अगला है हमारा आलेखन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग देखते हैं। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? राय कृष्णदास, ई.बी. हैवेल, अनंत कुमार स्वामी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका सही हो जाएगा क्या है? अनंत कुमार स्वामी जी ने इसको क्या कहा था? पश्चिमी शैली के नाम से कहा था जैन शैली को। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली अनंत कुमार स्वामी ने कहा। अनंत कुमार स्वामी ने जैन शैली का नामकरण इतिहासकार लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारतीय शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नाम पश्चिमी शैली रख दिया। ठीक है, कौन सा शैली? पश्चिमी शैली रख दिया था। अब देखिए परिप्रेक्ष्य का दृश्य दिया हुआ है 96 नंबर। चारकोल क्या है? पेंसिल है, लोहा, कोयला है या क्या है बताइए? कोलतार की बत्ती। हाँ, कोलतार की बत्ती। तो इसमें से आपको आंसर देना है कोयला। क्या हो जाएगा सही? कोयला। आगे हम चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। लकड़ी का कोयला या काठ कोयला, ठीक है, कला का भूरा सछिद्र ठोस पदार्थ है जो लकड़ी हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊष्मक विघटन या क्या कहते हैं? पैरालिसिस जो होते हैं उस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंबा वीडियो होता है लेकिन आप लोग क्या बोर नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये आपके दो बिंदु हो गए, ये और ये। तो इस खींची गई जो रेखा, क्या बिंदु को हम रेखा कहते हैं? क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया। देखते हैं। भाव को चाक्षुष रूप में अथवा विचारों को चित्रात्मक रूप में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा ने रेखा को जन्म दिया था। अवादगत से बिंदुओं को अंकित करने में रेखा की सृष्टि होती है और कला का सरलतम, सार्वभौम तथा सर्वाति प्राचीन माध्यम है और ज्यामिति के अनुसार दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? रेखा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अनुकरण ही कला का मूल स्रोत है। रविन्द्रनाथ टैगोर, हिगेल, अरस्तु, क्रोचे। अगर अनुकरण की अगर हम बात करें तो अनुकरण में क्या आ जाएंगे, अरस्तु सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने कला के अपने अनुसार परिभाषित किया। अरस्तु के अनुसार को ही कला का मूल माना है और टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरता अंतर की अभिव्यक्ति करता है और हीगल ने कला को आज भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले पेज में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। चलिए अगला पेज पे हमारा प्रश्न नंबर कह रहा है 99, चित्त लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो चित्त लक्षणम की रचना नग्नजीत के द्वारा की गई थी, जो आपको आंसर दिख रहा था। चलिए आगे देखते हैं। चित्त लक्षणम की रचना 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। नग्नजीत द्वारा चित्त लक्षणम की 6वीं शताब्दी सदी की एक प्रत तिब्बत से प्राप्त हुई, जो इस ग्रंथ की तिब्बती भाषा में किया गया अनुवाद है और इसमें चित्रकला के उत्पत्ति, चित्रभेद, चित्र सामग्री आदि का विवेचन भी किया गया है। अगला हमारा 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वात्सल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्तलक्षण। तो फटाफट आपको आंसर देना है कामसूत्र। क्या हो जाएगा? वात्सल्य का कामसूत्र वाला है ग्रंथ। ठीक, कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है, जिसमें चित्र का स्थान चौथा है, जो आलेख या चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 101 नंबर। 101 कह रहा है कि किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? पीला रंग में, नीला रंग में, बैगनी रंग में, लाल रंग में। तो किसकी बात कर रहा है? कंपन गति की अगर बात करें तो बैगनी रंग में होती है। किसमें? बैगनी रंग में होती है। चलिए प्रकाश का निर्माण 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसका विकर्ण अलग अलग होता है। बैगनी रंग का विकर्ण सबसे अधिक और लाल रंग का विकर्ण सबसे कम होता है, इसी कारण इसे उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज भी कहा जाता है। सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए जुबान पे एकदम। फिर है हमारा कि बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तुलिका नहीं लगाना है। टेम्परा में, जल रंग में, तैल रंग में और पेस्टल रंग में। तो हम बातें करते हैं कौन सी इसके सही हो जाएगा? पेस्टल रंग में जो है तुलिका का प्रयोग नहीं किया जाता है, पेस्ट को निकाल कर तुरंत लगाना शुरू कर दिया जाता है। बिना तुलिका की सहायता से पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाता है। पेस्टल रंगों के लिए खुरदरा कागज प्रयुक्त किया जाता है और इन रंगों को नाइफ चाकू की सहायता से लगाया जाता है। शेष 3 रंगों का प्रयोग तुलिका की सहायता से किया जाता है। टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, चित्रभेद, सेबल और तथा ब्रिसेबल तुलिका का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अच्छा सा है, बहुत अच्छा और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबारों का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन और अभिलिखित संयोजन। इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है। किसका संयोजन है ये? टुकड़ों का। किसका संयोजन है ये? टुकड़ों का संयोजन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि कागज या कपड़े के टुकड़ों को नित तल पर चिपका कर तैयार की गई कलाकृति कोलाज चित्रण कहलाती है। क्या चित्रण कहलाती है? कोलाज चित्रण कहलाती है। प्रश्न नंबर 104 कह रहा है कि इनमें से त्रिआमी कला कौन है? त्रिआमी कला की अगर बात करें तो आपको क्या है? चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। सबको पता है जो ये सब चीज़ें 2 आयाम दिख रही है, जैसे हम चित्र को या मूर्ति जो हमारी होती है इधर से सब तीनों तरफ से दिखती है, इसीलिए क्या है? मूर्ति वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि मूर्ति कला एक त्रिआमी कला है। मूर्ति कला में नक्काशी, पत्थर या लकड़ी की मॉडलिंग, मिट्टी, मोम, ढलाई और बिल्डिंग के रूप में त्रिआमी प्रस्तुत की जाती है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है अगले पेज पर 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 105 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तब हल करिएगा। कह रहा है कि भाव कला को क्या देती है? भाव कला को क्या देती है? अभिव्यक्त करती है। क्या देती है? अभिव्यक्त करती है, अंदर से वेदन करती है और अंदर से मोटिवेट करती है, जो हमें क्या चीज़ों को समझाती है भावनात्मक रूप से।
भारतीय चित्रकला में भाव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन में जैसा भाव होता है उसी अनुसार शरीर में के प्रत्येक अंग की स्थिति और शारीरिक चेष्टाएं हो जाती हैं। इस भावभंगिमा क्या भावभंगिमा कहा जाता है और चित्रकार इसी भावभंगिमा को विभिन्न उपायों द्वारा अंकित करता है, जिसे क्या अभिव्यक्ति हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला हमारा 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो आपको अगर कला की बात करें तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया था। भारतीय चित्रकला दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। यथा कला सफ मध्य सूढ़ स नियमित शब्द कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में इसका प्रयोग किया था। ठीक, तो समझिए अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। पोत से आप क्या समझते हैं? ध्वन का ज्ञान या कपड़ों का ज्ञान, पाठ सामग्री, स्पर्श ज्ञान। पोत से हम देखेंगे तो हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जिसको धरातलीय संरचना का आधार रहता है वयन अथवा बनावट कहलाती है। वयन पोत का अनुभव हम दृष्टि के माध्यम से होने वाले इंद्रियों से अनुभव से करते हैं। ठीक है, टच करके इसको किया जाता है। चलिए, स्पर्श इसको बोला जाता है। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। रंगत के हल्केपन और क्या है? रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए। तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। रंगों के हल्के तथा गहरे बलों में प्रकाश की मात्रा तथा श्वेत से काले रंग तक की क्रमबद्धता ज्ञान कहलाती है। इस प्रकार तान और बल दोनों एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक तान का एक बल होता है और दोनों शब्दों को मिलाकर तान बल अथवा तान का मान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। रंगों में प्रकाश की क्या है? तान का मान। रंगों में प्रकाश की मात्रा तान का मान है। चलिए आगे देखते हैं। अंतराल क्या पूछ रहा है? अंतराल क्या है? तो फटाफट आप लोग पढ़िए। धरातल है, अक्षत धरातल है, कलाकार का कार्यक्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं है तो अंतराल क्या होता है? धरातल होता है। क्या होता है? धरातल होता है। चलिए आगे देखते हैं। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया, किंतु ध्यान से देखें तो चित्र दृष्टि करते समय क्या है? चित्रित करते समय सामने रखे कोरो धरातल की एक रिक्त स्थान के समान प्रतीक होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आदि का विस्तार सबसे पहले दिखाई देता है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, इसको चीज़ों को समझिए। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? किसकी बात कर रहा है? परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 8 और 3। तो अगर परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? मात्र 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन 2 प्रकार हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अगले पेज पे है हमारा जो 2 प्रकार कौन कौन है। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, रेखी परिप्रेक्ष्य और वाही परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य दृष्टिबोध के संदर्भ में वो तरीका है जिसमें वस्तुएं उनके आयामों आदि विशेषताओं और वस्तुओं के सापेक्ष आँख की स्थिति के कारण हमें दिखाई देती है। ठीक, आगे हमारा है 111 नंबर क्वेश्चन। कलाकार सामान्यतः उत्पन्न करता है, सामंजस्य उत्पन्न करता है। कहाँ? रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा और उपयुक्त सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा वो करता है? उपयुक्त सभी के द्वारा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है चित्र में उन अनेक आकृतियाँ अंकित की जाती है। इन आकृतियों में पृथक पृथक रूप हमें क्या इकाई मान सकते हैं। जहाँ इन इकाइयों में किसी एक या अधिक की समानता होती है वहाँ संयोजन सामंजस्य उत्पन्न कर यह भी कहा जा सकता है कि किसी चित्र में रेखा वर्तान वयन आकृति आदि एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीक हो तो चित्र में सामंजस्य का अनुभव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? गर्म रंग कौन सा होता है? नारंगी, लाल, पीला, उपरोक्त सभी। गर्म रंग की बात करें तो तीनों हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
लाल और पीला प्राथमिक रंग, नारंगी द्वितीयक रंग है। लाल रंग का प्रभाव उत्तेजना, हिंसा, प्रेम, क्रोध और खतरा आदि है। पीले रंग में प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नीले रंग का प्रभाव वीरता, ज्ञान, प्रेरणा से है और उपयुक्त तीनों में से गर्व क्या है, तीनों गर्म श्रेणी के रंग में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम 113 नंबर। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। तो अगर हम इसका अध्ययन करेंगे, ताल क्या है? एक सिर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा संयोजन के सिद्धांत में प्रमाण अनुपात को प्रकट करता है। विभिन्न आकृतियों का सही सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने 5 प्रकार के रूप मानव, भयानक रथ, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक। ठीक, कौन है? मानव 1, भयानक 2, राक्षस 3, कुमार 4, बालक 5 बताएं। प्रमाण का निर्धारण अलग अलग होता है, जो किसके ताल या इकाई या सिर से होता है। तो अलग अलग संख्या में इसको व्यतीत किया जाता है। जब अच्छे से विस्तृत पढ़ेंगे तब हमें जानकारी मिलेगी। अगला हमारा वर्ड क्या है? प्रकाश का संपत्ति है, संवेदना की संपत्ति है, रेखांकन की संपत्ति, वस्तु की संपत्ति है। तो वर्ड हमारे क्या होते हैं? प्रकाश के संबंधी होते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या चीज़ है क्वेश्चन। वर्ड वास्तव में प्रकाश का गुण, अर्थात वर्ड की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। तथ्य उद्घाटन 1670 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने की थी। प्रकाश की भी किरणें द्वारा ही हम किसी वस्तु या रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकरा कर प्रकाश आंखें में रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स और कोन्स नामक चेतना होती है। देखिए रोड्स क्या करता है, कोन्स क्या करता है। रोड्स ब्लैक एंड व्हाइट को दर्शाता है और कोन्स होता है कलर चीज़ों को हमें बताता है। इसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु को वर्ड में देखते हैं। चलिए अगला हमारा क्या चीज़ है इसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कला सौंदर्य से प्रश्न को पूछा गया है, अच्छे से पढ़िए क्या कह रहा है तब हल करिए। कह रहा एचिंग क्या है? कला सौंदर्य से पूछ रहा है। वाश, ग्राफिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्राफिक तकनीक कौन सी है? ये ग्राफिक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एचिंग एक ग्राफिक तकनीक है जिसमें नक्काशी धातु में बनी आकृतियों में डिजाइन तैयार करने के लिए किसी धातु की सतह के आरक्षित हिस्सों की कटाई के लिए तीव्र एसिड या मार्डेंट का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। ये प्रिंट तैयार करने के लिए इंटेग्रेलियो विधि के रूप में आज इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका। फुलकारी किसी से प्रश्न आया है? फुलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला है, ललित कला है, लोक कला है या शिल्प कला है? तो कौन सी कला है? ये लोक कला है। कौन सी कला है? ये लोक कला है। चलिए आगे देखते हैं। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना हुआ, जिसका अर्थ फूलों की कलाकारी होती है, जो मुख्यतः पंजाब प्रांत की ये लोक कला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। डीपर संबंधित है, बात कर रहा है डीपर। एक्रेलिक चित्रण, तैल चित्रण, टाइल चित्रण, जल रंग चित्रण, इसका आंसर हो जाएगा तैल चित्रण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीपर का प्रयोग तैल चित्रण में किया जाता है। कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे डीपर कहते हैं। और तथा तैल चित्रण का माध्यम तारपीन का तेल, अलसी का तेल और वार्निश है। तैल चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश कोपाल वार्निश है और तैल चित्रण में अलसी के तेल तथा तारपीट के तेल का अनुपात आधा आधा होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। 118 नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्या चीज़ें दी हुई हैं? 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टवाद आदर्श वृत्त में रंगते हैं 18 रंगों में, 22 रंगों में, 24 रंगों में और 32 रंगों में। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, 24 रंग। अष्टवाद में आते हैं 24 रंग की बात करते हैं। अगला हमारा सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवार्ड ने 8 आदर्श रंगतों का एक चक्र कल्पित किया था, जिसमें शुद्धता और क्या है चमकदार 4 प्रधान वर्ण तथा 4 अप्रधान वर्ण ओस्टवाल आदर्श वृत्त में 24 पूर्ण रंगते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा भारतीय चित्रकला की विशेषताएं सत्यम शिव सुंदरम उत्कर्ष उत्पन्न अंतःकरण की प्रेरणा विचारों की अनुभव क्या है?
अभिव्यक्ति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अंतःकरण की, अक्सर लोग हैं सत्यम मारकर चले आते हैं, सत्यम से सुंदर, वो नहीं बल्कि अंतःकरण की प्रेरणा से। भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण प्रेरणा से है। भारतीय चित्रकला एवं कलाएं एक दूसरे की कलाओं से भिन्न है। भारतीय कला ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे धार्मिकता, आध्यात्मिकता, अंत प्रकृति की अंकन कल्पना और प्रतीकात्मकता भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण की गहराई को पूर्णतः का दिखाने का महत्व दिया गया है। अगला हमारा है कि लावण्य योजना किसे कहते हैं। लावण्य योजना की बात कर रहा है सुंदरता से है, रूप रस से है, वाय सौंदर्य व्यंजन से, शुद्ध संभव से है। तो हमारा क्या है, वाय सौंदर्य व्यंजन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पेज में हम इसके बारे में वर्णन करते हैं। लावण्य कहते हैं रूप मार्ग क्या, रूप परिमिति को, रूप प्रमाण और भाव के होने के साथ साथ चित्रों में लावण्य होने की आवश्यकता है। प्रमाण जिस प्रकार रूप में ही परिमित होता है, उत्कर्षता प्रदान करती है, जिस प्रकार भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है और लावण्य बाह्य सौंदर्य का बोधक है, लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक भी कहा जाता है। ठीक, अगला हमारा 121 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, सॉरी एक सेकेंड, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है सैड कहा, टिंट कहा जाता है, मध्य प्रकाश, हाईलाइट। अगर इसकी हम बात करें तीव्रता की, तो हमें हाईलाइट किस संबंधित होता है, हाईलाइट से संबंधित होता है। चलिए देखते हैं, तीव्र प्रकाश में हाईलाइट कहा जाता है। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं और जल रंग चित्रण का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। अब जल रंग चित्रण के पितामह पाल संडवायर को कहा जाता है। किसको, पाल संडवायर को कहा जाता है, जल रंग के पितामह। अगला हमारा 122 नंबर क्वेश्चन है, कौन रूपरत कला नहीं है। मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और वास्तुकला। सबको पता है कि जो चीज़ नहीं दिखाई देती है, ठीक है, वो क्या होती है, संगीत कला के अंदर आती है या काव्य कला के अंतर्गत आती है। ये चीज़ हमें क्या दिखती है। चलिए आगे समझते हैं। क्या संगीत कला रूपपत कला के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यंत सूक्ष्म, स्पष्ट तरह से हृदयग्राही होते हैं और इस कला के आधार पर स्वर तथा नाद है तथा चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, रूपपत कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बना सकते हैं। लाल नीला, हरा लाल, भूरा नीला और भूरा हरा। तो अगर लाल की अगर बात कर रहा है तो सबसे, इससे भी लाल बन जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया जो लाल बनेगा आपका भूरा और नीला से। भूरा ऑलरेडी कुछ काला ही रहता है, तो नीला मिला देने से तुम काला बन जाएगा। चलिए देखते हैं, भूरा और नीला रंग मिलाकर काला रंग बनाया जाता है। पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है और लाल पीला रंग मिलाने से नारंगी बनता है तथा लाल और नीला रंग मिलाने से बैंगनी बनता है और काला और सफ़ेद रंग और ग्रे को तटस्थ रंग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, अब हमारा अगला है 2 क्वेश्चन और है, जिसमें जो है यूरोपीय कला से क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए यूरोपीय कला से देखते क्या चीज़ है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था। यूनान, जापान, चीन और भारत के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, यूनान। ठीक है, कौन से, यूनानी। कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी कलाकारों ने किया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी कलाकार यूक्लिड ने किया था। कौन किया था, यूक्लिड ने किया था। विविध से क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ की है। श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा, चंबा। तो आपको पता है जम्मू, जम्मू क्या है, डोगरा कला के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डोगरा कला दीर्घा जम्मू में स्थित है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो हमने जो है 125 क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने, ठीक है, रखा, जिसमें कई सौ क्वेश्चन को हमने बताया भी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।